वेलकम टू सुपरवे क्लासेस। मैं सर समर प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसका पार्ट 1 देखेंगे। वैसे तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि एनसीईआरटी चेंज हो गई है और कुछ बच्चे नई बुक्स भी ले आए होंगे, लेकिन कुछ बच्चों के पास अभी भी पुरानी बुक्स हैं और वो उसी से तैयारी कर रहे हैं। तो उनको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी चैप्टर दिए गए हैं इनकी ही आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा जो भी चैप्टर हैं वो निकल चुके हैं और जो भी पढ़ेंगे आगे, जो वीडियो आएंगी उन सब में हम इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं या जो भी हम आगे पढ़ेंगे उनको नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे और इनको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही सब आपको पेपर टाइम में काम आएगा और यही याद करना है। हाँ, तो देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या चीज़ होती है। तो इसमें सबसे पहले, जैसे कि इसके नाम में है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। अच्छा, उससे पहले केमिकल रिएक्शंस को जानने से पहले, वैसे अगर मोटा मोटा अगर इसका नाम सुने तो ये आता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, दो या कुछ चीज़ें आपस में मिलती होंगी, रिएक्शंस करते होंगे, कुछ नई चीज़ें बन जाती हैं हमारा मोटा मोटा, ये हमारे दिमाग में आता है। अब केमिकल रिएक्शन देखने से पहले हम देखेंगे चेंजेस कितने तरह के होते हैं। तो देखो चेंजेस होते हैं हमारे दो तरह के, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शंस। ठीक, अब बात होती है फिजिकल चेंज। ये क्या होता है? देखो होता क्या है कि देखो दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा आइस का वाटर में कन्वर्ट होना या वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, वाटर का आइस। ठीक, दूसरा है हमारा बर्निंग ऑफ स्टिक, बर्निंग ऑफ स्टिक। इन दोनों एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है। देखो जब पानी से हमारा आइस बन रही है तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो फॉर्म है वो भी H2O है और ये भी H2O है, मतलब कि इन दोनों में H2O के ही मॉलिक्यूल हैं। बस इसका क्या फॉर्म चेंज हो गई है, ये लिक्विड स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट है। और इसमें क्या है कि हमारा ये फिर से हमारा आइस से वाटर भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बर्निंग ऑफ स्टिक की देखें तो एक बार अगर स्टिक बर्न हो गई, मतलब अगर लकड़ी में आग लग गई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऐश में, राख में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या राख फिर से स्टिक में बन सकती है? नहीं बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हुआ है हमारा केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है? नए बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं और वो फिर से हमें नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए इसके अलावा एक एग्जांपल और देखते हैं, मोमबत्ती का जलना। उसमें कितने तरह के चेंज होंगे? उसमें भी हमारे, जैसे हमारी मोम है वैक्स, इसमें कितने तरह के चेंज हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं हमारे दोनों तरह के चेंज। दोनों तरह के चेंज कैसे हो रहे हैं? इसमें वैक्स पिघल रही है और वो पिघल के फिर से हमारी वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया फिजिकल चेंज। और जो इसका जो धागा है ये जो जल गया और ऐश में कन्वर्ट हो गया, क्या वो ऐश फिर से धागे में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? केमिकल चेंज। ठीक, इसके अलावा राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, ये क्या है? ये हमारा केमिकल चेंज है। एक बार हो गया, वापस फिर से हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से फिजिकल और केमिकल चेंजों में अंतर करना आना चाहिए। हालांकि केमिकल चेंज की कुछ पहचान भी है जो हम आगे देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें दो एग्जाम्पल लेने होंगे। जैसे Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है? 281। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है Cl, इसका कितना होता है? 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा? 287। ठीक, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी ये चीज देख लो। होता क्या है कि हर कोई अपने सबसे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ठीक, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन करने के दो रास्ते हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या
7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो उसको कोई देगा नहीं, तो इसके पास एक ही रास्ता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो फिर इसका क्या होगा, ये बाहर वाला ये बचेगा, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब Cl की बात करें तो इसमें क्या है, 7 है, इसके पास भी 2 रास्ते हैं, या तो 7 निकाल दे या 1 ले ले, तो 7 निकालना मुश्किल है, 1 लेना फायदेमंद है, तो ये क्या करेगा, 1 ले लेगा, तो इस पर 1 फालतू था, ये 1 ये ले लेगा, तो इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों को ऑक्टेट हो गया और दोनों मिलके पास पास आएंगे, NaCl को 1 इलेक्ट्रॉन देगा और इस तरह से क्या बन गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया और ये हमारा NaCl साल्ट बन गया, नमक। ठीक, तो इस तरह से हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तो इसलिए हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस हमारा क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज, ये क्या होता है, चेंज होता है, जो कि हमने अभी देखा था, चेंजेस देखे थे केमिकल और फिजिकल। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, ये एक चेंज है इन विच वन और मोर सबस्टेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस, एक या एक से ज्यादा सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और नए सबस्टेंस हमारे बनाते हैं। देखो एग्जांपल, जैसे H2 है, ये हमारा एक, O2 हमारा ये दूसरा हो गया। अब ये 2 सबस्टेंस हैं, ये आपस में क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके हमारा एक न्यू सबस्टेंस हमारा H2O बना लिया। अब ये उल्टा भी हो सकता है, H2O और O2 में भी टूट सकता है, तो ये क्या हो गया, हमारा 1 सबस्टेंस 2 सबस्टेंस में टूट जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशंस हो गई। अब हम पता कैसे करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस है या नहीं, तो देखो इसकी पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ इसकी पहचान होती हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शंस है। जैसे कि इसकी स्टेट में चेंज हो जाएगी, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, तो इस तरह से भी इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कलर भी चेंज हो जाते हैं, या किसी कंडीशन में गैस बनती हैं तो गैस निकलने लगती है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इसके अलावा टेम्परेचर चेंज हो जाता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वगैरह में। इसके अलावा प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब कुछ चीज़ें बन के नीचे बैठने लगती हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक, तो ये सारे हमारे सिम्टम्स किसके हैं, केमिकल रिएक्शंस पता करने के एक हमारे आइडेंटिफिकेशंस हो गए। अब है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो देखो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका सिंबॉलिक रूप जो होता है उसी को हम केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। मतलब कि केमिकल रिएक्शंस को हम जिस रूप में हम लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं उसी का ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे अब पानी का बनना, इसको हम कैसे दिखाएंगे, H2O2 और ये हमारा H2 में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से हमने दिखाया। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, हमारा केमिकल इक्वेशन बोली जाएगी। और प्रोसेस क्या था हमारा, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होता है, ये मेन चीज है। हालांकि पेपरों में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है या केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो देखो केमिकल इक्वेशन में एरो के इधर वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे, वो हमारे बोले जाते हैं रिएक्टेंट। इसके अलावा तरफ जितने भी हमारे पार्ट होते हैं वो हमारे बोले जाते हैं प्रोडक्ट। अब ये हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिस फॉर्म में बनते हैं या लिए जाते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे H2 हमारी गैस है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया G। ऑक्सीजन हमारी गैस है तो इसको ब्रैकेट में G लिख दिया। H2 लिक्विड होता है तो ब्रैकेट में लिक्विड लिख दिया। तो अगर हमारा सॉलिड फॉर्म होती है तो S लिख देंगे, लिक्विड होता है तो L लिख देंगे, गैस होता है तो G लिख देंगे। इसके अलावा AQ होता है। AQ क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन, पानी में घुला हुआ कोई विलयन है वो क्या हमारा होगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, इसके अलावा अगर गैस को चाहूं तो एरो करके भी दिखा देते हैं। एरो का मतलब गैस बनती है और वो उड़ जाती है। और ये जो इसके अलावा हमारा और क्या क्या होता है, एक होता है PPT, पिपेट या प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है हमारा,
जो हमारे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा में बनते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको या तो पीपीटी करके दिखा देंगे या डाउन एरो की तरह दिखा देंगे। ये हमारे कुछ सिंबॉलिक हैं रिप्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा हम इनको दर्शाते हैं कि ये किस फॉर्म में लिए गए हैं। अब बीच में हम लगाते हैं एरो। एरो के ऊपर क्या लिखते हैं हम? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? रिएक्शन को तेज करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली कैटलिस्ट का, आगे इनको देख लेंगे। तो कैटलिस्ट को, जिस कैटलिस्ट की प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शंस हो रही है, उस कैटलिस्ट को लिख सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर को लिख सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर रिएक्शंस हो रही है, कितने प्रेशर पर हो रही है, ये लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना, और इसके बाद फिर कोरिजन और रेसिडिटी। यही हमारा पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मोटा मोटा अगर बताऊं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कंबाइन होते हैं, टू या मोर रिएक्टेंट क्या होंगे? कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यही हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? हमारा सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। इस रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ये शर्त है कि दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, तभी तो कंबाइन होंगे। तो दो, टू और मोर रिएक्टेंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये कंबाइन होंगे और हमारा क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ एक ही होना चाहिए। यही हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब तो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि उनको ये याद नहीं होती, इक्वेशंस याद नहीं होती, तो उसके लिए एक तरीका है कि वो एक जनरल इक्वेशन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन वो कब लेना है? जब ये कभी ध्यान ना आए तब लेना है। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट उसका ले लो। जैसे a प्लस बी एरो सी, ये एक जनरल इक्वेशन होगी। अगर डिकम्पोजिशन का देखें तो हम इसमें क्या लिख देंगे? टूटता है इसमें सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट हमारा क्या होता है? टू या मोर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हमारा इसका जनरल इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हम इनका सहारा ले सकते हैं अगर ये याद नहीं आते हैं तो। हाँ, तो अब है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है कितने में? टू या मोर प्रोडक्ट में। तो ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब देखो, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के होते हैं तीन टाइप्स। अब ये तीन टाइप्स क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिस वजह से हो रही है, उस वजह के आधार पर ही उसका नाम पड़ गया है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस या फोटोलाइसिस। अगर इनका मोटा मोटा अंतर देखें तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? वही डेफिनेशंस होती है हमारी, लेकिन इसमें होता क्या है? डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होता है वो हमारा हीट के द्वारा होता है। हीट मिलेगी तभी वो हमारा डिकम्पोज होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इसमें भी हमारा डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से डिकम्पोज होगा। फोटोलाइसिस में क्या होगा? सनलाइट की वजह से डिकम्पोज होगा। तो तीनों में क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, क्योंकि ये डिकम्पोज के ही टाइप हैं तीनों। अब इन तीनों की डेफिनेशंस एक तरह की बना दी है। उसमें क्या है? आपको यहाँ पे ये वर्ड चेंज करना है। बाई के बाद में ये जो वर्ड है ये सब में चेंज होता जाएगा। ठीक, यहाँ हीट कर दो, या इलेक्ट्रिक एनर्जी कर दो, या सनलाइट कर दो, तीनों की डेफिनेशन सेम हो जाएगी। अब कैसे सेम होगी? तो देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन इज ए केमिकल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन एक केमिकल डिकम्पोजिशन होता है कॉज्ड बाय हीट, जो कि हीट के द्वारा होता है। ठीक, अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए केमिकल डिकम्पोजिशन, ये भी एक केमिकल डिकम्पोजिशन होता है कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होता है। सेम डेफिनेशन इसमें काम करेगी। इसमें क्या है? कॉज्ड बाय सनलाइट हो जाएगा,
तो एक ही डेफिनेशन हमारी तीनों में चल जाएगी। ठीक, अब इनके फॉर्मूले ये हमें याद करने हैं। ठीक है, ये जो इनकी इक्वेशंस हैं ये याद करनी है। अब कभी कभी नहीं भी याद रहती हैं तो उसका क्या करना है, यही तरीका यूज करना है। इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब यहाँ तुम लिखते जाओगे एरो के ऊपर, ये हमारा जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन है तो क्या इसका कैसे लिखेंगे, ए हमारा बी प्लस सी में ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ हम क्या लिखेंगे, हीट। ठीक, इस तरह से ही हमारा इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, सेम इनका भी कर लोगे, हीट की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट लिख दोगे और फोटोलाइसिस में क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों के एक जनरल इक्वेशन बन जाएंगी। वो कब करनी है, जब ये याद ना रहे तब। ये नहीं है कि डायरेक्ट ही सिंपल तरीका मिल गया तो इसी को छाप मारो, ऐसा नहीं करना है। तो ये दो टाइप्स हो गए हमारे, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है, देखो इसके नाम से पता चला है डिस्प्लेस मतलब हटाकर खुद आ जाना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस कर देना। तो इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है। ठीक, मतलब कि ज़्यादा जो एक्टिव एलिमेंट्स होता है वो कम एक्टिव एलिमेंट्स को हटाकर उसकी जगह खुद आता है। देखो जैसे क्लास में होता है कि ज़्यादा ताकतवर जो स्टूडेंट होता है वो कम ताकतवर स्टूडेंट को हटा के उसकी सीट घेर लेता है। सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। जैसे Fe, इसका रिएक्शन किससे होता है, CuSO4 के साथ कर रहे हैं। तो Fe क्या है, हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और Cu क्या है, हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या कर देगा, Cu को हटा देगा और इसकी जगह खुद जगह ले लेगा। तो Fe ने Cu को हटा दिया और SO4 को छीन लिया, तो क्या हो गया, FeSO4 हो जाएगा और Cu अलग हट गया, ये Cu अलग आ गया। ठीक, तो देखो व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ये जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है ये साल्ट सॉल्यूशन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे CuSO4 ये क्या इसका साल्ट सॉल्यूशन हो गया। यही क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब देखो हम पता कैसे करें कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है या लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। तो इसके लिए क्या है कि हमें एक टेबल याद करनी होगी, एक सीरीज याद करनी होगी रिएक्टिविटी की, जो मैं साइड में बना रहा हूँ। ठीक है, देखो Li के ये पूरी सीरीज इसी क्रम में याद करनी होगी। इसमें क्या है कि ऊपर वाले मोर रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं। अब ये तो इम्पॉसिबल है कि इस क्रम में हूबहू याद कर लो, तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसकी मदद से इसको याद कर सकते हो। वैसे हर जगह ट्रिक का सहारा लेना ठीक नहीं, कुछ वैसे भी याद करना चाहिए। नशा होता है ना, थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन ज़्यादा हो जाए तो वो हानिकारक है। ऐसी ट्रिक है, जगह जगह जहाँ जरूरत पड़े तो ट्रिक की मदद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो ये एक स्टोरी सी लेकर चलो। जैसे एक बच्चा है, उससे हम क्या कर रहे हैं, लिखवाने के लिए कुछ चीज दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, तो उससे हम क्या बोल रहे हैं, लिख बा, लिख बा। उस बच्चे से हम बोल रहे हैं लिख बे। अब वो क्या करता है, सरका देता है, लिखता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सरकाना, सरका ना, मतलब लिखवा सरकाना। अब चलो लिखना तो छोड़ो, अब हम सुबह का टाइम है, उससे बोल रहे हैं कि मग्गा ले और मंजन कर। ठीक, तो क्या बोलेंगे, मग अल मंजन कर। ठीक, पहले क्या बोला, लिखवा सरकाना, फिर मग अल मंजन कर, मतलब मग्गा ले और पानी का मग्गा ले और मंजन कर। फी कद को मतलब फिर कब करेगा, फी कद को। ठीक।
ठीक, मतलब मग्गाले मंजन कर फिर कब करेगा, थी कद को। फिर हम उसको प्यार से समझा रहे हैं, नी सन मतलब नहीं पुत्र, पीवे मतलब कि जो मग्गा ले रखा है उसमें से पानी का घूंट पी और उसका कुल्ला कर, ठीक, तो नी सन पीवे। और वो जो लड़का है छोटा सा बच्चा उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। और ये फिर भी नहीं मानना है तो हम क्या कर देंगे, इस पे छापा मार देंगे। छापा मतलब CHAPA, छापा का मतलब इसमें पिटाई लगा देंगे। अब ये हमारी ट्रिक के माध्यम से ये पूरी सीरीज याद हो जाएगी। कैसे याद होगी, तो देखो, ली LI हो गया, कु के हो गया, बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कद को नी सन पीवे H और छापा। अभी छापा का क्या है, देखो, C फॉर CU, H फॉर HG, A फॉर AG, P फॉर PT और A फॉर AU, ठीक। ये हमारी छापा की फुल फॉर्म होगी, UU वाले एंड में और GG वाले पास में। तो इस तरह से ये हमारी ट्रिक है, इसके माध्यम से ये हमारी सीरीज है, इसको याद करना है। याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन MCQ लेवल के या वैसे क्वेश्चन इस पर बहुत आएंगे। देखो कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि किस तरह के आते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिखने के लिए। चलो देखो, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मान लो यही क्वेश्चन है, इस तरह से आ सकता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, ये एक जलीय विलयन है या एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्या साल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें एक हमने आयरन की नेल डाली, ठीक है, ये कोई भी कील वगैरह हो सकती है, वो हमने डाल दी, किसकी, Fe, आयरन की Fe। अब ये बोलेगा कि इसका कलर चेंज क्यों होता है, ये जो हमारा साल्ट सॉल्यूशन जो हमने लिया है इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा क्यों हो जाएगा, क्या वजह है। तो देखो, इसमें ऊपर वाले क्या हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये मोर रिएक्टिव होंगे और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये लेस रिएक्टिव। तो इसमें देखो, ये Fe है, ये क्या है हमारा Cu है, इन दोनों की जगह देखते हैं। Fe कहाँ है हमारा, Fe है हमारा ये रहा, और Cu कहाँ है, Cu है हमारा ये। अब इसमें कौन सा ऊपर पड़ रहा है, Fe ऊपर पड़ रहा है, तो Fe हमारा क्या होगा, मोर रिएक्टिव। Cu नीचे पड़ रहा है तो नीचे वाले क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव को उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटाकर उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक। तो Fe क्या करेगा, ऊपर होने के कारण ये मोर रिएक्टिव है तो ये Cu को जो कि लेस रिएक्टिव है इसको हटा देगा और खुद जुड़ के क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, जैसे कि यहाँ बना रहा है, और Cu अलग कर दिया, ठीक। अब ये Cu जो अलग हुआ इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, Cu2+ आयन की वजह से। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, बात ये कि ये मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं, जो हमारे ऊपर वाले होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। देखो ऊपर वाले पे अगर गौर करोगे, जैसे Li, K, Ba वगैरह, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इनमें फालतू होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं। तो क्या करते हैं कि जैसे इनके पास कोई और एलिमेंट्स आता है तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देकर उसको अट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मुझसे रिएक्शन कर ले। तो इस तरह से ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, किसी को भी इलेक्ट्रॉन का लाहक देंगे और उससे रिएक्शन कर लेंगे, इसलिए क्या है, मोर रिएक्टिव। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये मोर रिएक्टिव होते हैं। और ये इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ये देंगे ही नहीं क्योंकि इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसलिए ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि FeSO4 है प्लस Cu।
अब ये हमारा बोलेगा कि हमारा क्या बनेगा, तो चेक करो, Fe कहाँ पड़ता है हमारा, ऊपर पड़ता है, और Cu कहाँ पड़ता है, नीचे पड़ता है। तो Cu क्या हमारा लेस रिएक्टिव है, क्या ये हमारा Fe को हटा पाएगा, ये हमारा कमजोर है, तो कमजोर ताकतवर को हटा पाएगा क्या, नहीं हटा पाएगा। तो Cu जब इसको हटा ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन तो होनी नहीं है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बना के ही आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा, ये टेबल बहुत जगह काम आएगी। जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इस चैप्टर के, तो उसमें देखना कि इसका कितना यूज होगा इस सीरीज का, ठीक। तो इसको याद करके जरूर रखना है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब दूसरी क्या है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चौथे नंबर की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपस में जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे देखो डिफरेंस आयन या ग्रुप ऑफ एटम, आयन हो सकते हैं या एटम्स के ग्रुप भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस बाई ईच अदर। यही क्या कहलाती है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। जैसे Na क्या करेगा Ba को, और Ba Na को डिस्प्लेस करके ये एक दूसरे की जगह ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी जगह Cl2 से कौन जुड़ गया, Na जुड़ जाएगा, और इस SO4 से Ba जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे BaSO4 और NaCl बन गए। ये क्या हो गया, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये क्या होती है, देखो अगला चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 2 एसिड बेस, उसमें हम एसिड और बेस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि एसिड कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। जैसे हमारा बैटरी में तेजाब होता है, तो क्या है हमारा एसिड है। और बेस क्या होते हैं, थोड़ा तीखे होते हैं या कड़वे टाइप के होते हैं, जैसे कि लार, ठीक। लार जो होती है, सलाइवा जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा तीखा टाइप का होता है। अपना सलाइवा को चख के देखो, अपने अंदर ही फील करो उसे, तो कैसा दिखेगा, थोड़ा तीखा दिखेगा। तो इन दोनों का और भी डेफिनेशंस होती हैं एसिड और बेस की, जो कि हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे एसिड H+ देते हैं, ठीक, और जो हमारे बेस होते हैं वो OH आयन देते हैं, OH- देते हैं, तो वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है, एसिड और बेस जो होते हैं ये आपस में मिलकर एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। इसी को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, ये साथ के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के असर को तो खत्म करेंगे, साथ के साथ पानी और बनाते हैं H2O। तो इस तरह से हमारा ये जो रिएक्शन होती है आपस में मिलने की क्रिया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। अब देखो इन दिस रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड क्या करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा। HCl क्या है, हमारा एसिड है क्योंकि ये H+ देता है, और NaOH क्या है, बेस है क्योंकि ये OH- देगा। एसिड और बेस को मिलाया क्या बन गया, NaCl, नमक। ये क्या हो गया, हमारा साल्ट हो गया, और साथ के साथ पानी भी बनता है। तो एक दूसरे के असर को ये खत्म कर देते हैं, इसी को बोलते हैं एक दूसरे को न्यूट्रल कर देना। जैसे हमारे पेट में कभी कभी क्या होता है, तेजाब बनता है, तो हमारे पेट में जो pH होता है, pH वैल्यू बहुत कम होती है, 2 के आसपास होती है, 1.8 से लेके 2.5 तक होती है। तो इतना कम pH का मतलब होता है कि बहुत तगड़ा एसिड। अगर उसमें आप उंगली डाल दोगे या कोई भी मांस का टुकड़ा डाल दोगे तो वो गल जाएगा। तो इतना तगड़ा एसिड बनने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारी आंतें जलने लग जाती हैं या आंतों में घाव बन जाते हैं। वैसे तो हमारी वो एक म्यूकोसा लेयर से प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो आंतों से छूलने लगता है तो हमारे पेट में जलन होने लगती है या स्टमच में जलन होने लगती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इनो वगैरह है या बेकिंग सोडा वगैरह है, इस तरह की चीज़ों को हमें खाना चाहिए। बेकिंग सोडा तो नहीं, इनो वगैरह खा लो। तो उससे क्या होता है, बेस होता है ये हमारा इनो, जब बेस एसिड से जाके मिलेगा तो उसके असर को खत्म करेगा तो हमें राहत मिलेगी। और अगर कुछ भी ना मिले तो पानी पी लो, तो पानी से क्या हो जाएगा, वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, तो भी उसका असर कम हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और फिर रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इन दोनों रिएक्शंस का कंबाइन रूप कहलाता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इनको क्रम बाई क्रम और देखते हैं। 6 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन का जुड़ जाना, वही क्या कहता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं
ऑक्सीजन जुड़ने के अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हट जाए, इन दोनों में से कोई भी चीज हो जाए हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हम बोल देते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। तो इनको हम डिटेल में इनके और भी देखेंगे एग्जांपल, जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक। अब इनकी डेफिनेशंस, इन सारे टाइप्सों को एक नज़र में हम देख रहे हैं। तो इन दिस रिएक्शंस ऑक्सीजन इज एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन अलग हो जाए फ्रॉम द सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस से। तो देखो इसमें Cu ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या कर रहा है, CuO बनना है, तो ऑक्सीजन Cu से ऐड होगी तो क्या हो गया, ऑक्सीजन इज एडिड हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो गया। रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, इसमें क्या है ऑक्सीजन एडिड था तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। इसमें हाइड्रोजन रिमूव था, इसमें हाइड्रोजन एडिड है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा। तो जैसे KClO3 2KClO3 है, इसमें से क्या हो गया O रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया यहाँ पर से ऑक्सीजन अलग हट गया, ये जब ऑक्सीजन अलग हट गया तो हमारा क्या बोला जाएगा, ये रिडक्शन रिएक्शन बोली जाएगी। अब रेडॉक्स क्या है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों, वो रिएक्शन हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। देखो ये वाली, इसमें क्या है CuO H2O से जब रिएक्ट करता है तो Cu और H2O बनता है। तो देखो यहाँ CuO से ऑक्सीजन अलग होके हमारा Cu अलग हो गया, CuO से ऑक्सीजन अलग होगी और क्या बचा, Cu बचा, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है। और अगर H2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, H2 से ऑक्सीजन और जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और Cu का रिडक्शन हो गया, और दोनों जो रिएक्शन है एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, तो इसलिए इसको बोल दिया हमने रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो दो रिएक्शन हो रहे हैं हमारी, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये भी एक दूसरे की अपोजिट है। कैसे, देखो एक्जोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी हमारी निकलती है, प्रोड्यूस होती है, एंडोथर्मिक में क्या होती है, एनर्जी हमारी यूज होती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहे हैं, तो इसमें साथ के साथ क्या बनेगी, हमारी एनर्जी बनेगी, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ये हीट या लाइट इन दोनों की ही फॉर्म में निकलती हैं, ठीक है। तो हीट की फॉर्म में क्या निकल रही है, हमारी एनर्जी निकल रही है, तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक, ठीक। तो देखो ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट इज नोन एज एक्जोथर्मिक, मतलब इसका क्या है कि एनर्जी हमारी बाहर निकलती है। अब इस रिएक्शन को या तो ऐसे लिख दो या ऐसे, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये जो एनर्जी है हमारी इसको डेल्टा H के रूप में लिखते हैं, और वो भी किस में लिखी जाएगी, माइनस में, क्योंकि ये रूप वो लिखा जाता है जो यहाँ यूज होगा, यहाँ पर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इधर वाला रूप हम यहाँ लिखते हैं अलग से डेल्टा H, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। अब एंडोथर्मिक में क्या है, एनर्जी यूज होगी, तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो N2 और O2 हीट लेकर क्या बन रहे हैं, NO में कन्वर्ट हो रहा है, ये दो NO के मॉलिक्यूल बन गए, तो इसमें क्या हुआ, हीट का यूज हुआ, प्लस हीट है ना, तो इसका क्या होगा, हीट यूज हुई है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, डेल्टा H को किस में लिखेंगे, प्लस में, क्योंकि यहाँ एनर्जी प्लस में हुई है, इधर क्या थी एनर्जी यहाँ पर माइनस में, ये प्लस की इधर आएगी तो यहाँ माइनस में हो जाती, और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी प्लस में है तो एनर्जी यहाँ पर प्लस में हो गई। या तीसरी इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर ये बहुत रेयर कंडीशन होती हैं, लिखी नहीं जाती हैं नॉर्मली, फिर भी कभी कभी आ सकती है। N2 और O2 ये क्या हो गया, एनर्जी यहाँ पर प्लस में है तो इधर आगे क्या होगी, माइनस में, ठीक। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी 10 तरह की रिएक्शन हो गई। इस वीडियो में इतना ही, जो आने वाली वीडियो है उसमें हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना देखेंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, रेंसिडिटी, इसके अलावा कोरेजन वगैरह, ये कुछ टॉपिक और हैं, इनको भी देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट और आएगा, उसका पार्ट 3 जिसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस तरह से पूरे चैप्टर की 3 पार्ट्स हैं और इनके लिंक आपस में डिस्क्रिप्शन में होंगे, ठीक। थैंक यू।